Okay. Today we're going to discuss the second part of the electromagnetic induction. हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या स्टडी किया था कि हमारे पास इनपुट में क्या है. व्हाट डू वी हैव इन एज एन इनपुट? करंट है हमारे पास. एंड आउटपुट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैकेनिकल वर्क. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के एंड दैट वाज द वर्किंग ऑफ मोटर्स. मोटर्स में कौन सा अप्लाई हो रहा था रूल? लेफ्ट हैंड रूल. आज जो हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी असेंबली सेम है. बस इसमें क्या होगा? इनपुट पे क्या होगा? मैकेनिकल वर्क होगा. और आउटपुट पे क्या होगा? करंट. अच्छा, यहाँ पे जनरली यू विल सी द टर्म ईएमएफ मोस्टली. तो अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 18 एंड 19 के अंदर ये बात पढ़ी हुई है कि ईएमएफ इज द एनर्जी गिवन टू द चार्ज टू गो थ्रू द होल सर्किट. ऐसा ही है. तो यहाँ पे हम लोग जब इंडक्शन की बात करेंगे, आज हम करेंगे इंड्यूस होने की बात कि हाउ थिंग्स आर इंड्यूस्ड. कल जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात किया था ना, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात किया था, आज हम उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे कि हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन दिस लेक्चर. असेंबली पूरी की पूरी सेम है. डिफरेंस देखो क्या आ रहा है. इनपुट पे उसने क्या लगाया हुआ है? सॉरी, आउटपुट पे उसने क्या लगाया हुआ है? एक सोर्स लगाया हुआ है, एक कंपोनेंट लगाया हुआ है विच इज यूजिंग द आउटपुट. और इनपुट पे उसको हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिकली रोटेट कर रहे हैं. जब हम मैकेनिकल रोटेट करेंगे इसको तो क्या होगा कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा. एक चीज रोटेट हो रही है ना, कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रही है, उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग क्या होंगी? वेरी करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब हुआ क्यों ये ईएमएफ इंड्यूस? हमारा आज पहला क्वेश्चन ये होगा. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने फोर्स फील्ड भी पढ़ा हुआ है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने फोर्स फील्ड का नाम दिया हुआ है. अब जब मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगी कंडक्टर में तो कंडक्टर में सामने क्या चीज प्रेजेंट होगी? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सिंस आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ फोर्स फील्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा. हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है ना कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट दे आर गोइंग इनटू द रैंडम डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की फील्ड्स को क्या कर देते हैं? कैंसल. और नेट चार्ज हमारे पास क्या आ जाता है? जीरो. लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स अप्लाई करेगा. नाउ दे इट विल फोर्स देम टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन. और जब वर्क इज डन ऑन द चार्ज, उसको क्या नाम दिया जाता है? ईएमएफ का. तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? ईएमएफ विच इज वर्क डन पर यूनिट. अब जब ईएमएफ आ गया, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा दैट वुड बी नोन एज करंट. करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो क्या बात हमने वही कल वाली ध्यान में रखी कि हमने कॉइल को रोटेट किया, उस रोटेशन की वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल क्या हुई? चेंज हुई. उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? ईएमएफ. अब इस चैप्टर में हमने वो चीज को डिस्कस करना है, द वन दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर व्हिच इज लेंजेस लॉ. हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज लेंजेस लॉ? यमुना. शाबाश, उसको अपोज करेगा. बट वन लाइनर में हमने क्या बात की थी कि कॉज एंड इफेक्ट ऑलवेज गोइंग टू ओपोज ईच अदर. जैसे अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस किया? करंट प्रोड्यूस किया ना. कॉज कौन है? मैग्नेट. और इफेक्ट उसका क्या आया? ईएमएफ. अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? हमेशा ओपोज करेंगे एज पर लेंजेस लॉ. अब लेंजेस लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो एक असेंबली आती है वो ये है. ये मैग्नेट है.
it's attached to a coil. Sorry, magnet is attached to a coil. Coil is attached to a galvanometer. गैल्वेनोमीटर हम कल भी पढ़ चुके हैं। ये कौन सी डिवाइस होती है? विच मेजर्स स्मॉलर वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्ट। अब जब ये मैं मैग्नेट को मूव करूंगा टुवर्ड्स द कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास आउट होगी। ठीक है, सिंस इट्स मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से हमें यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? हमें इसमें मोमेंटरीली मूवमेंट दिखाई देगी। दिस मोशन ऑफ द पॉइंटर इंडिकेट्स कि क्या इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे आके स्टॉप कर जाता हूं तो पॉइंटर क्या स्टे रहेगा यहाँ पे, या वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा वापस? ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था? देयर मस्ट बी अ relative change between sorry relative motion between the two things। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने मैग्नेट को मूव किया, आई स्टार्टेड गेटिंग द रीडिंग हियर, दैट मींस नाउ आई विल कीप ऑन गेटिंग द रीडिंग, ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ। और दूसरा ये चीज फील कीजिएगा कि जैसे जैसे आप इसको से करीब लेके जाएंगे, इट इट्स रिपल्सिव फोर्सेस वुड increase to such a value it would be very difficult for us to further move the magnet closer to the coil। अब आपको इसको एक्सपीरियंस हम लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। दो मैग्नेट्स लो, अब हम जब आप लोगों ने उनके नॉर्थ पोल के सामने लेके आओगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उनको करीब लाने के लिए। हम एक्सपीरियंस भी कर लेंगे, आजकल में बेशक चेक भी कर लेना। आप इवन दो छोटे छोटे मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल को भी आमने सामने लेके आने में तो आपको अच्छी वाली फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, वाई इज दैट? बिकॉज रिपल्सिव है, ओपोज कर रहे हैं। अब ये क्यों ओपोज कर रहे हैं? हमने क्या बात की थी कि जब ये इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट अपनी क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी कि इट वुड पुट इट्स नॉर्थ पोल इन फ्रंट ऑफ इट, so that when it will try to come even closer to it तो नॉर्थ एंड नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल। लेकिन जब इट विल गो अवे फ्रॉम इट, अब ये वाला पोल तो चेंज नहीं हुआ, ये तो नॉर्थ ही रहा, लेकिन आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दिया है। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो करंट की डायरेक्शन में भी क्या होना है? चेंज। जिसकी वजह से अब यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा? साउथ। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि चेंज ऑफ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी चेंज करता है। रिमेंबर द राइट हैंड रूल, मतलब ऊपर है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली आप जब मैग्नेट को टुवर्ड्स लेके जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जाएगा। बस ये सोच लो कि अगर मैंने मैग्नेट को टुवर्ड्स इधर लेके जा रहा हूँ तो अगर पॉइंटर मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन तो जब मैं उसको अवे लेके जाऊंगा तो पॉइंटर कहाँ मूव करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमने क्या किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है कि हमारे पास स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। सिर्फ तभी बराबर की चीजें आएंगी। अब ये कहो कि मैं जाते हुए तो बड़ा स्लो जा रहा था, वापस मैंने उसको फौरन से स्पीडीली आउट कर दिया, मेरे पास तो रिजल्ट्स ही नहीं उस तरीके के है। हाँ, हमारे पास सडन डिफ्लेक्शन जरूर आएंगी मैक्सिमम वैल्यूज की, लेकिन वो फौरन से इतना अवे चला जाएगा कि नो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग द कॉइल। जब कोई कॉइल में फील्ड एंटर ही नहीं हो, अब मैं अचानक से इसको यहाँ पे ले जाऊं, वुड वी थिंक कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही होगी? अब एंटर ही नहीं हो रही। आपको भाई मैंने तो उसको अवे लेके गया और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा मुझे? भाई हम वाई वी शुड नॉट फॉरगेट कि रिजल्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ द magnetic field entering the coil। if we move it to such a distance that the magnetic field is not entering the coil anymore, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, सो relative motion between the अब ये दोनों केसेस में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज मूविंग इट टुवर्ड्स द coil I was getting a 2 volts value, and I was when I retreated it I got a minus 2 volt value। if I want to increase the value against the voltmeter मुझे क्या करना पड़ना है? या तो मैं स्पीड को इंक्रीज कर दूं, या मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दूं, या मैं स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर दूं।
मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो करंट की डायरेक्शन तो चेंज होगा ना। ठीक है। सो इफ मूविंग टूवर्ड्स, वो किन पैरामीटर्स को हम लोग इन अकाउंट लेके आ रहे थे कि नॉर्थ है तो नॉर्थ सामने आएगा एंड दे विल ओपोज ईच अदर। लेकिन जैसे ही वो वापस जाएगा, अब कौन सा पोल सामने आ रहा है, साउथ। तो हमने एक ही वर्ड सिर्फ पढ़ा है कि इन ईदर केस इट्स गोइंग टू ओपोज। करीब आ रहा है तो आने नहीं देंगे, दूर जा रहे हैं तो दूर नहीं जाने देंगे। इट्स ऑलवेज गोइंग टू ओपोज ईच अदर। दिस इज नोन एज लेंज़ेस लॉ। एंड वन लाइनर हमारे पास क्या है, कॉज एंड इफेक्ट आर ऑलवेज गोइंग टू oppose each other. Please try to understand this part and let me know if you have any question up till here. Acha class, if we refer to the chapter, so this is the example that we were talking about कि जब we are moving the magnet towards the coil, तो वो अपना कौन सा पोल सामने कर रहा है, नॉर्थ पोल, वो उनको रिपेल करेंगे। when it's retracting, तो कौन सा पोल आ जाएगा यहाँ पे, साउथ पोल आ जाएगा, वो उसको भी उसके मोशन को अपोज करेगा हमारे पास। ठीक है, दिस इज नोन एज लेंज़ेस लॉ। बाकी हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना है, तो जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे क्या क्या थे, कि हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, हम स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर सकते हैं, और मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को यूज कर सकते हैं। और इसमें अगेन वही चीज के relative motion is very mandatory. If there is a relative motion and change of magnetic field across the conductor, तो हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, otherwise we will not have any results produced. अब यहाँ पे उसने कहा हुआ जनरेटर्स में क्या चीज कॉमन होती है, मैग्नेट, कॉइल ऑफ वायर एंड मूव। ये अब पिछले वाले चैप्टर में हमने कौन सा फ्लेमिंग रूल पढ़ा था, इसमें क्या होगा, राइट हैंड रूल, बाकी सब वही है। ठीक है, सिर्फ राइट हैंड यूज करना है, बाकी एफ पी एंड आई सेम ही है। अब अगर मैं आपको इस वाली डायग्राम में लिख, अच्छा ये देखो, ये एक क्वेश्चन आता है बहुत दफा इस तरह के एग्जाम्स के अंदर, वो ही वुड इंक्वायर अस कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेट इज थ्रोन इनटू द कॉइल। क्या होगा हमारे पास, मोमेंटरीली हमारे पास क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगा, और फौरन से फिर क्या चला जाएगा, वो जीरो। क्यों, क्योंकि जब वो उसमें फॉल करेगा तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन गिरने के बाद तो वो फर्दर ऑन मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो फौरन से वापस किस पे चला जाएगा, जीरो। अब अगर मैं इसी मैग्नेट को अटैच कर दूं स्प्रिंग के साथ, तो क्या ऑब्जर्व होगा मुझे, कि मीटर बैक एंड फोर्थ बार बार क्या करेगा, मूव करेगा अनटिल द मैग्नेट स्टॉप्स। अब इसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि उसने ना 3 पॉइंट्स बना के दिए हुए थे कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या रिजल्ट जीरो होंगे। तो इन दोनों में से किन पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स में कहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जीरो आएंगे, पोजिशंस आएंगे, पी, क्यू एंड आर। एक तो पहली तो ये हो गई ना, जब बिल्कुल अवे होगा तो जीरो होगी, और जब बिल्कुल इन होगा तो जीरो होगी। इन बिटवीन हमेशा वैल्यूज क्या रहेंगी, मैक्स। ठीक है, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी है वो, इमेजिन पी इज द पोजिशन जहां पे वो अभी है, क्या हमें मीटर पे वैल्यू आएगी, नहीं आएगी ना। जब वो नीचे आएगा तो आना शुरू होगी ना, और जब वो बिल्कुल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, क्या वो रुकेगा कुछ सेकंड के लिए, स्प्रिंग वेलोसिटी सब पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने। तो जब बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो कुछ मिली नैनो सेकंड्स के लिए स्टॉप आएगा, तो वैल्यू क्या होगी, मोमेंटरीली जीरो होगी। फिर जब वो ऊपर जाना शुरू होगा, स्प्रिंग की वजह से वापस वो आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर वैल्यू चेंज होगी, एक्सट्रीम पे पहुंच के फिर जीरो हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा।
देखो, फॉर इट टू एग्जिस्ट चेंजिंग वैल्यूज चाहिए हमको। ठीक है, वो जब अंदर सेटल डाउन हो जाएगा तो डू यू थिंक कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा ना, उससे पहले ऑपोजिशन दे रहा होगा वो। हाँ, अगर आप उस इफ बाय एनी चांस आप यू हैव गिवन इनफ फोर्स, बाय एनी चांस हमने उसको इनफ फोर्स देके वी हैव इंटर्ड द मैग्नेट इनटू द कॉइल। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी फोर्स रिमूव करूंगा फौरन से उसको बाहर फेंक देगा, तब फेंकेगा। ठीक है, बट वाइल द मोशन इज गोइंग ऑन, इट्स नॉट लाइक कि मैंने छोड़ दिया उसको वहां। Cause for results to exist continuously changing values चाहिए होती है हमारे पास। अब अगेन इसमें वही वो पॉइंट सेम ही रहेगा कि मोशन हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अगर कॉइल इस तरीके से है, ठीक है, मैग्नेट के दरम्यान में ऐसे पड़ी हुई है, या वो ऐसे हो जाती है, लेट से ऐसे पड़ी हुई है, मैग्नेट्स यहाँ और यहाँ पड़े हुए हैं, तो क्या इस और इस साइड पे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस होगा? ये और ये साइड पैरेलल होगी, ये और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। जब कॉइल ऐसे हो जाएगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से सारी पास कर रही है, कट कर रही है किसी चीज को? नहीं करेगी, रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। जब वो ऐसे पहुंचेगी, अब रिजल्ट दोबारा प्रोड्यूस होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर जब वो वापस ऐसे हो जाएगी, रिजल्ट दोबारा से क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास एक पूरी वेव फॉर्म बन जाएगी किस तरीके से, कि व्हेन इट्स पैरेलल तो जीरो रिजल्ट है, ठीक है, जब परपेंडिकुलर तो यूं, और इस तरीके से हमारे पास वेव फॉर्म है। तो जनरेटर की पोजीशन डिसाइड्स कि हमारे पास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। ये देखो, अब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, व्हेन इट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम। व्हेन इट्स पैरेलल टू इट रिजल्ट क्या है, जीरो। ये खाली है ना बीच में से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से पास आउट करिए, कट नहीं करी किसी भी कंडक्टर को। अगेन जब उसकी रोटेशन, मैंने फॉर एग्जांपल उसने ऐसे स्टार्ट किया था ना, ठीक है, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो क्या होगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी, और वापस जब ऐसे होगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। कोई वाला पॉइंट आपने जहन में रखना है। तो जब कॉइल अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वो भी अपनी पोजीशन इसको क्या करता है, चेंज। अब यहाँ पे स्लिप और स्प्लिट रिंग्स एक दफा दोबारा रिपीट करवाना चाहूंगा। स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, कॉपर रिंग्स को दो हाफ्स में क्या कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए। और स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, कंप्लीट कॉपर रिंग्स। इनको यूज किया जाता है एसी सर्किट्स के अंदर। तो जिस मोमेंट पे करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, इस पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। लेकिन जो स्प्लिट रिंग्स हैं, दे आर डिजाइंड इन सच अ वे, आप इसको बड़े गौर से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सिग्नल दिया हुआ है। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। मैं आप इसको कलर कोड कर देता हूँ। ये वाली साइड क्या थी, पॉजिटिव, और ये वाली साइड क्या थी, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करता हूं। जब मैं इसको रोटेट करूंगा इस तरफ को, अब करंट ने भी अपनी डायरेक्शन उसी मूवमेंट पे चेंज करनी है, बिकॉज हमारा एक साइकिल पूरा हो गया होगा यहां से यहाँ वाला। जब तक वो कॉइल रोटेट होके यहाँ तक पहुंचेगी, हमारे पास ये वाला साइकिल भी कंप्लीट हो गया होगा। अब इस साइड पे कौन सा करंट आना है, पॉजिटिव, और इस साइड पे क्या आना है, नेगेटिव। अब इमेजिन करो, क्या ये ब्लू कलर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा? मैं आप दोबारा लिखता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे क्या आना है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आना है, नेगेटिव, जब करंट ने डायरेक्शन चेंज करनी है। उसी मोमेंट पे कॉइल ने भी अपनी पोजीशन क्या कर लेनी है, चेंज। अब ये वाली साइड कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे, और ये वाली साइड कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे। ये पहले क्या था, नेगेटिव था पहले साइकिल में। अब यहाँ पे जब पहुंचेगा अगेन, यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव। इस साइड के लिए करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, भाई यहाँ पे क्या था, पहले साइकिल में क्या था, नेगेटिव था ना। जब उसने अपनी रोटेशन किया, अब ये ग्रीन कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे, और यहाँ पे करंट भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी उसकी
उस इस साइड में क्या करंट था, नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे जब ब्लू यहाँ पे था पहले साइकिल में तो क्या था, पॉजिटिव। जब वो रोटेट करके उस साइड पे गया, यहाँ पे भी उसको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, दे आर डिजाइन इन सच अ वे, दे कीप द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल सेम। कैसे रख रहे हैं, कि जिस मोमेंट पे करंट ने डायरेक्शन चेंज किया, उसी मोमेंट पे इनके कनेक्शंस भी क्या हो गए, चेंज हो गए। तो जो साइड यहाँ पे, दोबारा देख लो ना, यहाँ पे मैं बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पे रहो। पहला साइकिल आया, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, ये साइड क्या है, नेगेटिव। इस पे तो एग्रीड है ना। अब जब इस कॉइल ने रोटेट करना है, करेगी ना रोटेट, तो ये कलर कहाँ चला जाएगा, इट विल बी शिफ्टेड हेयर, ये वाला कलर उधर चला जाएगा ना। और ब्लू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑन दी अदर साइड। रोटेट करेगा जब, उसको किस तरह हमने रोटेट किया है, ये एरोहेड की डायरेक्शन में। आप देखो ये ब्लू कहाँ चला गया, यहाँ पे, और ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। उसी मूवमेंट में करंट ने भी क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। उस साइड पे नेगेटिव भी रहा, उस साइड पे हमेशा क्या रहा, पॉजिटिव। तो स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है, जिसको कॉम्यूटेटर भी कहते हैं, दे कीप द डायरेक्शन ऑफ करंट सेम इन द कॉइल। स्लिप रिंग्स कहाँ पे यूज होते हैं, एसी सर्किट्स के अंदर। अब समटाइम्स समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं कि दे हैव टू डू समथिंग विद द एसी करंट और डीसी करंट। ऐसा नहीं होता, दोनों में इनपुट पे क्या लगा हुआ है, एसी ही लगा हुआ है। बस स्प्लिट रिंग्स क्या कर रहे हैं, कि जिस मोमेंट पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसी मोमेंट पे कॉइल के कॉन्टेक्ट्स भी क्या कर रहे हैं, चेंज करते हैं। डायोड वाला काम नहीं कर रहे ये लोग, ये कन्वर्ट नहीं कर रहे उसको। ये कन्वर्ट कर रहा है किसी चीज को, ये सिर्फ पोजीशंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसको मिक्सअप नहीं करना कन्वर्जन से, और कीप द डायरेक्शन सेम इन द कॉइल्स। जो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ब्रेक होगा या रिजल्ट जीरो होगा, वहां पे मोमेंटम की वजह से वो अपना पोजीशन क्या करेगा, कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बात की कि यहाँ पे रिजल्ट मैक्सिमम था, यहाँ पे जीरो था। अब क्या, वो क्या करेगा, अब इनर्शिया की वजह से वो क्या करेगा, वो रोटेट कर रहा था ना, विल कीप ऑन रोटेटिंग, और यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे फिर कांटेक्ट हो जाएगा, वो फिर उसको दे देगा, और इससे हमारा सर्किट कंटिन्यू रहेगा। सो आता है, क्वेश्चन भी आता है कि what happens if the value becomes zero, तो हम कहेंगे due to inertia it will keep its motion until the contact is made again। हाँ जी, उस सावर हो रही है ना, सी डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमने चेंज किया है ना। पहले साइकिल में क्या था, इसके साथ इस पे पॉजिटिव आ रहा था, इस पे नेगेटिव आ रहा था। सेकंड साइकिल पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज तो हो रही है। लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ, उससे कॉन्टेक्ट भी अपने क्या कर लिए, चेंज। देखो ना, मैंने आपको कहा इमेजिन करो उसको कि ये रोटेट हो रहा है, तो ये वाली साइड कहाँ पे चली जाएगी, तो चली जाएगी ना। और ये वाली साइड कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वाली साइड यहाँ पे पहले क्या थी, नेगेटिव। जब ये यहाँ पे आएगी तो अगेन नेगेटिव ही मिल रहा है उसको। ये जब रोटेट होकर उधर जाएगी तो उसको पॉजिटिव ही मिल रहा है। उस साइड पे डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि जिस मोमेंट ने करंट ने डायरेक्शन चेंज करना है, उसी मोमेंट में कॉइल भी अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर। साइड्स में सेम रहेगा, स्प्लिट रिंग्स में चेंज। यार देखो, कॉइल में तो करंट खुद तो नहीं है ना, दे कौन रहा है उनको करंट। यार इसको ये देखो, लेट्स सी, let me show you a visual image of that। लास्ट टॉपिक है इस सेक्शन का, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर हम लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन को याद रखना है, और उसका वर्क एंड यूज क्या होता है वो याद रखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक आयरन कोर होता है, उसकी दोनों साइड्स पे क्या बाउंड होती हैं, कॉइल्स, ठीक है। जहां पे इनपुट दिया जाता है उसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है,
जहां से आउटपुट लेते हैं वहां पे उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कोर। ये मेरे पास क्या है? आयरन कोर। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी कोर। ये आपने याद रखना जी। नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन। क्या कन्वर्सेशन है कि दरम्यान में क्या है? दरम्यान में कुछ हॉलो स्पेस होगी तभी तो वायर को बाउंड कर पा रहे हो। अजीब है ये, सीनियर मोस्ट क्लास के सवाल सुना करो। इस दरम्यान में सुराख है। भाई ये इस पे मैं कैसे वायर करूं? इस पे मैं सेंटर हॉलो रखूंगा तो ही तो मैं कॉइल बाउंड कर पाऊंगा इसके ऊपर। अंडरस्टैंडिंग से चेक करो किस लेवल पे जाके इन्होंने करनी होती है। बिल्कुल डीप रूट लेवल के ऊपर। इसके ऊपर दोनों साइड्स पे मैं कर सकता हूँ बाउंड। बाउंड मैंने जब बोला है, बाउंड का मतलब क्या होता है? अब इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? एनपी का। एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? एनएस। एनएस होता है सेकेंडरी के, और एनपी क्या होता है? प्राइमरी के। इसकी वोल्टेज को क्या नाम दिया जाता है? वीपी। से करंट को क्या नाम दिया जाता है? आई। सिमिलरली इसकी वोल्टेज को क्या नाम दिया जाता है? वीएस। और इसको क्या नाम दिया, करंट को क्या नाम दिया जाता है? आईएस। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, a step up transformer and a step down transformer. If number of turns of primary are less than the number of turns of secondary, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनेगा? Up transformer. If number of turns of primary are bigger than the number of turns of secondary, तो ये क्या बनेगा? Step down. ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग क्या होती है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या होगा जब आप इसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे? इनपुट पे ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे तो क्या होगा? चेंजिंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक होगी? साथ पड़ी हुई कॉइल के साथ। और उसमें क्या इंड्यूस करेगा? ईएमएफ। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट में आएगा। एज आई जस्ट टोल्ड यू, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट इस कॉइल में जिसपे उसको बाउंड आउट किया हुआ है। तो जितना भी ईएमएफ आउटपुट पे जनरेट होगा वो सारा किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आया, it produced a magnetic field, a changing magnetic field when linked with this one. अब देखो मूवमेंट तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर हमने स्टार्ट से बात की कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। हमने रिलेटिव मोशन को क्यों डिस्कस किया था? इसी अकाउंट में डिस्कस किया था ना कि उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो। अब अगर हम करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करें तो भी रिजल्ट तो वही प्रोड्यूस होंगे ना हमारे पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्किट बनाता हूं, उसमें मैं डीसी को अटैच कर देता हूँ और आगे लगा देता हूँ एक कॉइल, और उसके आगे भी लगा देता हूँ एक कॉइल, और यहाँ पे लगा देता हूँ वोल्ट मीटर। अब क्या वोल्ट मीटर पे कोई रीडिंग आएगी? फॉर अ मोमेंट तो आएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए फॉर रिजल्ट्स टू एग्जिस्ट। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे साथ में अटैच क्या कर दूंगा? एक वेरिएबल रेजिस्टर। अब वेरिएबल रेजिस्टर से मैं बैकएंड उसकी वैल्यूज को चेंज करूंगा, जैसे करंट की वैल्यूज क्या करेंगी? वेरी करेंगी, चेंज होंगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मेरे पास रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स का काम भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चेंजिंग करंट। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे रिजल्ट डिपेंड करता है, तो अगर काम या ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? काम या ज्यादा। स्टेप अप स्टेप डाउन समझ में आ गया? ठीक है। आयरन कोर का काम क्या है? सिर्फ एक मीडियम उसको प्रोवाइड करना जिसके ऊपर वो बाउंड है।
आयरन कोर ये पूरा एक सॉलिड आयरन ब्लॉक नहीं होता, बल्कि ये शीट्स ऑफ आयरन होती है, उसके इन बिटवीन हम लोगों ने प्लास्टिक शीट्स पुट की होती है कि किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन उसमें ना आए बिटवीन द टू कॉइल्स। ठीक है, मतलब एक पूरा सॉलिड आयरन का बार नहीं होता, हमने शीट्स ऑफ आयरन और उसके इन बिटवीन क्या यूज किया होता है, फाइबर ग्लास को, कि कोई कनेक्टिविटी बिल्ड ही ना हो उसके अंदर। और इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ इफेक्ट्स आते हैं जो हम एंड ऑफ द टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप यहां से देखो तो इसकी इक्वेशन होती है, आपने याद रखनी है, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। इसको टर्न रेशियो कहते हैं। NS और VS क्या है, प्रोपोर्शनल। NP और VP क्या है, प्रोपोर्शनल। इनमें से कोई से तीन वैल्यूज वो आपको दे देगा, फोर्थ वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, आइडियल केसेस में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट क्या थी व्हाट वाज इनपुट, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI, तो VPIP और IS, PSIS लिख दूंगा। यहां से रेशियो VS/VP की क्या आ जाएगी, IP/IS। देखो ना, VPIP किसके इक्वल होता है, सॉरी, आउट इनपुट किसके इक्वल होता है, आउटपुट के आइडियल केसेस। पावर की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। अगर प्राइमरी की पावर को डिस्कस करेंगे तो वो क्या बनेगा, VPIP, और VSIS फॉर सेकेंडरी। यहां से हमने बस अब रेशियो बना लेनी है इसकी। मैं इसको करता हूँ VS/VP, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, IP/IS। अब यहां से हम देख सकते हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। विच मीन्स अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो इनपुट करंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब करंट के डिक्रीज होने से क्या होगा, हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस कब आती थी, करंट के फ्लो की वजह से, चार्जेस की वजह से। तो अगर करंट को डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टिव इफेक्ट भी जीरो हो जाएंगे, जीरो नहीं लेस हो जाएंगे। फिर चार्जेस के फ्लो को हम लेस कर देंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है साहब, पहले तो आप मुझे ये बताइए ना, क्यों होती है, किसकी होती है ऑपोजिशन, पहले ये बताएं। हाँ जी, तो अगर हम करंट को कम कर रहे हैं तो क्या चार्जेस नहीं होंगे उसमें कम, एनर्जी उनकी कम होगी कि नहीं होगी। फिर तो हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, डिक्रीज। थर्मल इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम। हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में उनको इजीली भेज सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जहां पे बिजली बन रही है, जो पावर वो है, हब्स है हमारे, वहां पे कौन से ट्रांसफॉर्मर्स लगाओगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स लगाएंगे हम लोग वहां पे। वो वोल्टेज को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हाई करके आगे भेजेंगे। और हमारे घरों के बाहर कौन से लगे होते हैं, स्टेप डाउन। वो उस वैल्यू को किस पे लेके आते हैं, 240 वोल्ट्स के ऊपर, और करंट 2 एम्पेयर्स के ऊपर वापस लेके आते हैं। ठीक है। सो जब ट्रांसमिशन करनी होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, वही इंक्रीजेस द वोल्टेज टू सच अ वैल्यू कि करंट उसमें क्या हो जाए, मिनिमम। इसकी वजह से हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज सकते हैं। हमारे हाउसेस के बाहर, सबके घरों के बाहर ही ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, सबने देखे हुए हैं। वो ट्रांसफार्मर्स कौन से होते हैं, स्टेप डाउन। वो एक्सेसिव वैल्यूज जब आ जाती है ना, एक एक सेट वैल्यू से ज्यादा, हीटिंग तो होती है ना यार, हीटिंग तो होती है। हमारे पास समटाइम्स ऐसे होता है कि उसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए वो खत्म हो जाते हैं, वो लीक हो जाते हैं। जहां बिजली है वहां गर्मी तो होनी ही होनी है भाई, गर्मी कह रहा हूँ, हीट तो प्रोड्यूस होना ही होना है वहां, उसकी वजह से। अब ऑब्वियसली जब आपने वोल्टेज को डाउन किया, करंट को अप किया, तो क्या वहां हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, होगा ना। तो हम था ट्रांसफॉर्मर्स के यूज क्यों करते हैं, टू step up the voltage and increase the value of current and decrease increase the value of voltage by decreasing the value of current, so that we could send it to the longer distance. Do we understand the two formulas? अब जब उसने आपको करंट या वोल्टेज फाइंड करने को बोली होगी, जब नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे तो हम वो लगा लेंगे।
अब देखो ये स्टेप अप होगा, ये स्टेप डाउन होगा बच्चों। And why is that? Because number of turns of primary are less than number of turns of secondary. ठीक है, ये वो पावर की क्वेश्चन आ गया और ये उसको बोल। Do we have any questions up till here?